कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये बेकार की बात है, सबको पता ही है, इसको समझाना क्या बात है भाई, देखो आवाज धीरे आ रही है। ये सब धीरे है। अच्छा माइक बदलो, माइक बोला लो, देखो थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती है। देख रहे सर शायद सर आप धीरे बोल तो शायद इसलिए धीरे आती है क्योंकि सर वो सब प्रोसेसर में आपने पूरा दिन सर ह्यूमन एंड हाइजीन वाला और ह्यूमन डिजीज वाला प्लान वो उनकी काफी तेज आती थी। नहीं बेटा, वो तो खैर माइक भी अलग, आप जो देखो माइक अलग था उस समय, माइक दूसरा था वो माइक। नहीं सर, माइक में प्रॉब्लम है, तीनों क्लास में हुई है। अब अच्छा बताओ, अब कैसी आ रही? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ये कैप हटा दें। अच्छा चलो देखते हैं, बताना जब ज़्यादा दिक्कत लगे तो बताना। तो हम तुम्हें ये सब बताने के बाद तुम्हें अच्छा एक बात बताओ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने जब बताई थी, याद आ रहा? तो हमने कहा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कोई भी एनिमल जो है मतलब कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि नंबर एक वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, अर्थात उसके शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कौन है। हाँ बताओ। और साथ ही साथ बताया था कि वो एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, अर्थात उसका निवास स्थान क्या है, हैबिटेट क्या है। उस दिन हमने पढ़ाया था, तब लिखा था, एक बात लिखी थी कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, अब आगे नहीं बोलेंगे, तुम बताओ कौन कौन से लोअर इन्वर्टिब्रेट के नाम पे बताया था? स्पंजेज बताए थे ना, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट, हाँ फ्लैटवर्म्स कहते हैं चाहे प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ये कहाँ से करते थे गैसेस सेक्शन? इंटायर बॉडी सरफेस से। तो यही लिखा है कि जैसे कि स्पंजेज लिखा है, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, ये अलग बात है, हमने उस दिन ये कहा था कि सारे फ्लैटवर्म्स पे ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन चूंकि चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो इसमें उन्हीं एनिमल्स को कंसीडर किया जा रहा है जो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इसमें टीनिया सोलियम की बात नहीं कर सकते इस चैप्टर में, क्योंकि उन्होंने हेडिंग ही डाली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कहा था कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पंजेज हैं, सीलेंट्रेट हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, लिखा है एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, और कहां से? थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस ना, ये बता चुके थे। अब हम आगे अंडरलाइन करें इससे पहले तुम बताना कि अर्थवर्म अर्थात फाइलम फाइलम एनिलिडा का मेंबर था, उसमें कैसे बताया था? मॉइस्ट स्किन कह दो या मॉइस्ट क्यूटिकल कह दो। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो अर्थवर्म होता है ये मॉइस्ट क्यूटिकल से सांस लेता है। हमने तुम्हें आर्थ्रोपोडा फाइलम के 3 सब फाइलम बताए थे, और उसमें कहा था, हालांकि एनसीईआरटी सिर्फ आर्थ्रोपोडा नहीं बल्कि आर्थ्रोपोडा का एक क्लास बताया था इंसेक्टा, जिसमें काकरोच, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो आते थे, उनकी बात करती है। जबकि क्रस्टेशिया में पानी वाले आर्थ्रोपोड्स पाए जाते थे, पानी वाले एनिमल्स ज्यादातर गिल्स से सांस लेते थे। तो यहां पर इंसेक्ट की बात करें ना कि पूरे आर्थ्रोपोड्स की। कोई बताए कि काकरोच की बात करें, हाउसफ्लाई की बात करें, मॉस्किटो के अर्थात इंसेक्ट, किससे करेंगे? ट्रैकियल ट्यूब से करेंगे। तो ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। और हमने तुमसे ये भी बताया था कि ट्रैकियल सिस्टम की मदद से ऐसा लगता था भगवान ने प्रत्येक बॉडी सेल का डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्शन कर दिया था। फिर मछली की बात आई थी, अर्थात एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की बात आई थी। मछलियां पानी में रहती हैं, कहां से सांस लेती थी? गिल्स से। तो यहां लिखा है कि इनमें गिल्स होते हैं मछलियों में, सबको पता है। बस ऐसे क्या होता है, ढूंढना पड़ता है कहां लिखा कहां नहीं लिखा। जब हम एक सीक्वेंस लिख देते तुरंत देखते ही नजर पड़ जाती। आर यूज टू लिखा है कि स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द लो, तुमसे कह चुके थे, मोस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट एक्वेटिक मोलस्क्स कहां से सांस लेते थे? ये भी सांस लेते थे गिल से। जबकि बताया था कि जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल होते थे, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, कहां से सांस लेते थे? उनके अंदर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती थी, और जो जो हमने तुमसे बताया था लंग्स जिनको कहते थे ना। तो ये सारी बातें हम बता चुके थे, यहाँ बार बार तक लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। जब
ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने की बात आई थी तो हमने कहा था कि दो टुकड़े में पढ़ाएंगे। एक तरफ उनकी एनाटॉमी पढ़ाएंगे, आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ दूसरी तरफ उनकी कार्य की अर्थात फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। और एनाटॉमी में भी हमने जानबूझ के दो हेडिंग डाली थी। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रास्ता, मतलब एयर पैसेज, और फिर गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए मुख्य अंग चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था, लंग्स। पक्का? तो सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले क्या आए थे, नॉस्ट्रिल्स, फिर क्या आए थे, एयर नेजल चेम्बर, हाँ वेस्टिब्यूल ऊपर पीछे लेकिन ऊपर, ऑल्फैक्टरी रीजन पीछे लेकिन रेस्पिरेटरी, और तीनों को मिला दे तो क्या कहा था, चेम्बर। नेजल चेम्बर के बाद हवा जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और फिर बहुत जब महीन ब्रांचेज होने लगती तो क्या कहते थे उनको, ब्रोंक्यूल्स। अंगूर को क्या कहा था, एल्वियोलस, और अंगूर के डंठल को कहा था एल्वियोलर डक्ट। सबको याद है? अच्छा देखें, कौन बताएगा, इस पूरे एयर पैसेज और ब्लड के बीच पहली बार ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अर्थात एक्सचेंज शुरू होता था अंगूर और अंगूर के डंठल की दीवार से ना। इन दो को मिला के क्या कहा था हमने, एक्सचेंज पार्ट। और उससे ऊपर के पूरे रास्ते को क्या कहा था, कंडक्टिंग पार्ट। क्या कंडक्टिंग पार्ट चार काम करता था? पहले तो हवा को लंग्स तक पहुंचाता था, अर्थात कंडक्शन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मॉइस्टनिंग ऑफ एयर, और थर्मोरेगुलेशन। यहां तक पक्का है? हाँ बेटा बताओ, आवाज नहीं आ रही? दीप्ति आवाज आ रही? अच्छा आज काम चला लो। बहुत कम आवाज आ रही है। अरे सर स्पीकर में किए फिर भी बहुत धीरे आ रही है। मेरे ही घर आवाज नहीं पहुंच रही तो बताओ तुम लोग के घर कैसे पहुंचेगी? तनिष्का देख रहे देख रहे। अच्छा अभी जो हमें हेल्प करते ना वो आ जाए राशिद, फिर एक बार माइक चेंज करा के दिखाते हैं, देखते हैं। अच्छा हमें ये बताओ, तो हम अभी देखते हैं फिर। अब हमने तुमसे कहा था कि फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाएगी, फायरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाएगी, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई। अच्छा कोई हमें ये बताए लंग्स किसको कहते थे, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ। तो चलो एक बार देखते हैं, लिखा वी हैव इतने, कहा था ये फालतू की बात याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही याद रहता है कि हमारे अंदर नाक के दो दरवाजे, वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स, हमने उस दिन लिखा था ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये भी फालतू की बात है, ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप। अरे ना, मुंह के ऊपर है नाक होती, नाक के नीचे मुंह थोड़ी नहीं नाक के नीचे मुंह होता है, मतलब मुंह के नीचे नाक थोड़ी होती। तो लिखा है इट लीड्स टू, नॉस्ट्रिल्स किस में खुलते थे, दूसरा पार्ट नेजल चेम्बर। थोड़ा सा हमने समझाने के लिए ज्यादा बोल दिया था, उसके तीन पार्ट बता दिए थे। यहाँ पर वही लिखा है कि नेजल चेम्बर थ्रू नेजल पैसेज अर्थात वेस्टिब्यूल के लिए लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि जब रास्ता सकरा होता तो ऐसे बोल दिया। लिखा है कि नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द, अगला पार्ट जिसका नाम सबको पता था, फायरिंग्स। अच्छा सोच बताओ, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर किसको कहा था, स्पेशली ओरोफेरिंग्स। अगर ओरोफेरिंग्स ऑप्शन ना हो तो सिर्फ फेरिंग्स लगा देंगे ना, लेकिन हमने कहा था ऐसे हम लोग फेरिंग्स लगा देंगे, और कोई ज्यादा ही डिटेल में पूछेगा, डीप में जाके पूछेगा तो स्पेशली ओरोफेरिंग्स कहेंगे। लिखा था फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंजियल रीजन इनटू द, किसमें, ट्रैकिया में। लैरिंग्स के होते होते
लैरिंग्स से होते हुए आखिर 4 इसमें खुलता था, ट्रैकिया में खुलता था। लैरिंग्स के लिए लिखा है इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड या साउंड प्रोडक्शन, और इसलिए इसको क्या कहते हैं ये सब बता चुके थे, बस हमारा मन किया कि लाओ तुम्हारे पास नोट्स हैं नहीं तो कम से कम एक बार दिखाई दे। अच्छा, साउंड बॉक्स, जरा हमें कोई बताए कि साउंड बॉक्स के ऊपर भी हमने एक ऐसे ढक्कन बताया था। अच्छा, एपिग्लॉटिस लिखा है ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस। अब देखो यहाँ डायरेक्ट ग्लॉटिस लिख दिया, इसलिए डायग्राम बना के पढ़ाया जाता है कि ऐसे ग्लॉटिस कैसे बच्चा समझ जाएगा। तो पता चला कि लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते थे ग्लॉटिस, टेंटुआ की ओपनिंग को। लिखा है ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। इलास्टिक क्यों लिखा, वक्त आने पर पढ़ाएंगे, जब हम तुम्हें बोन्स और कार्टिलेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कार्टिलेज 4 प्रकार की होती है। हर चीज हर जगह डिस्क्राइब नहीं की जाती। इलास्टिक कार्टिलेज नहीं, सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। अभी फिलहाल तुम याद रखना। और लिखा है कि इस कवर को कहते हैं क्या, इपीग्लॉटिस ना, इपीग्लॉटिस, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, किसमें, इनटू द साउंड बॉक्स, इनटू द लैरिंग्स। फिर बात बताई थी ट्रैकिया के बारे में 2-4 शब्द कि ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, बताया था कि सीधा पाइप होता है और गर्दन से होते हुए थोरैक्स तक जाता था। बैकबोन से अगर हम इसकी पोजीशन बताएं तो किस लेवल पर 2 भागों में बढ़ जाती थी, T5, 5वीं थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पर ना। तो लिखा है कि ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। अब ये आगे खिसकाएंगे तो सब चला जाएगा, कोई बात नहीं। स्ट्रेट ट्यूब ट्रैकिया इज ए, और लिखा था एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, बड़ा अच्छे से लिखा है, 5th थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पर 2 भागों में बढ़ जाती थी, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और जो पहले नंबर पे ब्रोंकाई लिखी थी उनका नाम क्या दिया था, प्राइमरी, उसके बाद आगे सेकेंडरी, उसके बाद अब आज तो किसी भी अंग की पोजीशन बताएं तो जैसे तुमने कहा कि हम फर्रुखाबाद में रहते हैं, फर्रुखाबाद से गांव है, हम वहाँ रहते हैं, तो पोजीशन बताने के लिए तुम्हें कुछ सेंटर लेना पड़ेगा कि फर्रुखाबाद शहर से 5 किलोमीटर दूर गांव है कि 7 किलोमीटर दूर है। तो वैसे ही थोरैक्स के मिड में जाके ये 2 भागों में बढ़ जाती थी, अपने अपने साइड के फेफड़ा में चली जाती थी। लेकिन थोरैक्स में जब कोई अंग होता तो यहाँ रीढ़ की हड्डी जो होती है छोटी छोटी, वर्टेब्री जिनको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो होती है उसको तो वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं। वो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती। ध्यान करो, कहा था C7 गर्दन में 7 वर्टेब्रे थी, T12 थोरैसिक रीजन में 12 बताई थी, L5 लंबर रीजन में 5, S5 सैक्रल रीजन में 5 होती लेकिन फ्यूज होकर 1 में बदल जाती जिसको सैक्रम कहते हैं, और CD4 कॉर्डल रीजन में पूंछ वाली, जब हम लोगों में पूंछ तो होती नहीं तो उसकी जगह पर 4 हड्डी होती थी, चारों फ्यूज होकर छोटी सी हड्डी में बदल जाती है। तो थोरैक्स में 5वीं वर्टेब्री जहां पर पीछे होगी उस जगह पे जाके ये राइट लेफ्ट 2 ब्रोंकाई में बदल जाती है। फिर लिखा था ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवीजन, रीडिवीजन। तो कभी सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगी, कभी टर्सरी ब्रोंकाई बनेगी, और जब बहुत महीन ब्रांचेज होने लगती हैं तो उनको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। कहा था कि ट्यूब का बच्चा टिब्यूल, डक्ट का बच्चा डक्ट्यूल और ब्रोंकस का बच्चा ब्रोंक्यूल, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जो सबसे आखिरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि वेरी थिन ब्रोंक्यूल्स को क्या कहते हैं, सबसे अंतिम ब्रांच को क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। लिखा था ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ना, ये छल्ले बने होते थे, हमने तुम्हें दिखाई भी बना थे। वो कंप्लीट छल्ला था कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। आ सुनना, तो जितनी भी ब्रोंकाई होती चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, उनमें और सिर्फ शुरुआती ब्रोंक्यूल्स में, चूंकि यहाँ पर इनिशियल ब्रोंक्यूल लिखा, तुम अभी नहीं जान पाओगे क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ाएंगे तुम्हें कठिन लगेगा। ब्रोंक्यूल्स जब बनती है तो पहली कहलाती है, फिर कहलाती है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इस तरह से तमाम सारे नाम बोले जाते हैं, इतना डिटेल जाना नहीं चाहते।
तो इसलिए लिखा है कि जो शुरुआती ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें तो कार्टिलेज के छल्ला होते हैं, लेकिन इसके बाद वाली ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज के छल्ला नहीं होते। इस चीज़ का हम इस्तेमाल जब बीमारी पढ़ाएंगे ना, अस्थमा, वहां पे करके दिखाएंगे। लिखा है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर, अर्थात उनकी टेढ़ी मेढ़ी दीवार होगी, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अंगूर। क्या कहते थे? एल्वियोलस। एक वचन एल्वियोलस, बहुवचन एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, यहीं से लिखी है फेफड़े की परिभाषा कि फेफड़ा किसको कहते हैं, लंग किसको कहते हैं। हमने कहा था अंगूर का गुच्छा खरीद लो, प्राइमरी ब्रोंकस हाथ में पकड़ लो, आटा थोप दो, जो कुछ दिखेगा वही फेफड़ा है। तो लिखा था ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। ये बात यहाँ तक लिखी। और फिर ये फालतू की बातें लिखी कि वी हैव इतने लंग। कहाँ लिखा है? वी हैव कितने? राइट और लेफ्ट, दो फेफड़ा हम तुम्हें बता ही चुके थे। विच आर कवर्ड बाई ए, ये हम तुम्हें डायग्राम से समझाए थे, प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन थी, डबल लेयर थी? डबल लेयर थी। एक क्या हमने तुम्हें आउटर प्लूरा बताई थी, क्या इनर प्लूरा बताई थी? और दोनों प्लूरा के बीच में जो कैविटी है उसको प्लूरल कैविटी कह दो, भरे फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कह दो। चाहे हार्ट पढ़ाएंगे उस दिन पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ाएंगे, आज प्लूरल फ्लूइड पढ़ा रहे हैं। और फ्लूइड कोई भी हो, उनका मेन काम होता है क्या? घर्षण को कम करना। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लो ये है कैविटी, इसमें ये रखा है, हृदय रखा है। अब हृदय हो तो वैसे धड़कता होगा, धड़केगा तो ऐसा न हो कि बाहर और अंदर वाली दीवारें रगड़ने लग जाएं। रगड़ेंगे तो सूजन आएगा, सूजन आएगा तो और ये फूल के मोटा हो जाएगा, और मोटा हो गया तो घर्षण और बढ़ जाएगा। तो चाहे हार्ट हो और चाहे लंग्स हो, वहां पर भी आउटर और इनर पेरिकार्डियम पढ़ाएंगे, लंग्स में भी आउटर और इनर प्लूरा पढ़ाएंगे। इनके बीच बीच में भगवान ने कोई लुब्रिकेंट भर रखा है, कोई फ्लूइड भर रखा है, यहाँ उसको प्लूरल फ्लूइड, और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते समय वहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है घर्षण को कम कर देना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अरे भाई साइकिल चलाते हैं तो उसके पहिया में तो मोबिल ऑयल या ग्रीस लगाते हैं जिससे स्मूथ चले। तो इस तरह से हमने तुमसे बताया कि रिड्यूस फ्रिक्शन। लिखा है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन थी, एक तो आउटर, इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक केज, वो दीवारों से चिपकी होती है। ये सारा डायग्राम फायग्राम सब लोगों को पता हो चुका है, और ये अभी पढ़ा रहे वही पढ़ा रहे, बस थोड़ा सा इसे दिखा दे मन की आज। वेयरएज अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन उबले हुए आलू के ऊपर जैसे छिलका होता वैसे ही चिपकी रहती, कहाँ? इन कॉन्टेक्ट विद लंग्स। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये बात लिखी यहां से, गजब की बात। द पार्ट शुरू से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, या कह दो एल्वियोलर डक्ट से पहले तक। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, इसको कहते थे conducting part. Whereas the alveoli and उनका डंठल, alveoli and their duct form या दूसरा कोई part जिसको कहते थे exchange part या respiratory part या exchange part ना, ये कहते थे। तो पूरे एयर पैसेज के दो पार्ट हमने करके बताए थे अलग से हेडिंग डाल के। अब बात ये थी द कंडक्टिंग पार्ट करता क्या क्या है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हेडिंग बना दें। अगर कंडक्टिंग पार्ट करता क्या क्या है तो सबको पता है क्या क्या करता था। नंबर एक, एयर को लंग्स तक पहुंचाता था, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन। अब लेकिन ऐसे दिख नहीं रहा हो, डल हो गया हो, कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द। नंबर दो क्या करता था, नंबर ही डाल दे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो नंबर एक काम हो गया था। नंबर दो काम ये है कि अगर उसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया हो तो उसको छान के अलग कर देना, एयर फिल्ट्रेशन। इन्होंने शब्द लिखने के बजाय पूरी भाषा लिख दी, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, कोई धूल मिट्टी बैक्टीरिया पॉलन ग्रेन ना हो। तीसरा फंक्शन हमने इस कंडक्टिंग पार्ट का ये बताया था क्या, कि शुष्क हवा है, ड्राई एयर है तो उसको नम बना देना ना, ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिफाइज द एयर ना। एंड आल्सो ब्रिंग्स, चौथा फंक्शन हमने यहां पर बताया था, आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द किस टेम्परेचर तक लाना, बॉडी टेम्परेचर तक। दिसंबर जनवरी में बाहर अगर 0 डिग्री या 4 डिग्री की हवा है
तो जब तक फेफड़ों में जाएगी, हमने कहा था उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। मई जून में बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा है, फेफड़ों में जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर घट के 37 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हवा, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कुछ भी हो, फेफड़ों में पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर बताया तो उतना ही हो जाता है जितना हमारी बॉडी का होता है। बॉडी तो टेम्परेचर। 4 पार्ट फंक्शन बताए थे कंडक्टिंग पार्ट के, सबको पता है। फिर यहाँ हेडिंग डाल दी। बस हमारा अंतर काम इतना ही होता है कि हम हेडिंग डाल के पढ़ाते हैं जिससे चीजें हम चाहते हैं ज्यादा स्पष्ट हो जाए तुमको। जैसे एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज अर्थात डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ठीक, थोड़ी सी बस और करेंगे बात, फिर हम वहीं पे आते हैं। बात आई लंग्स के बारे में। चलो भाई, लंग्स की परिभाषा बता ही चुके थे। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई ना। लिखा है सिचुएटेड इन ए कैविटी। कौन सी कैविटी थी? जिसका नाम था थोरेसिक केज या थोरेसिक चेंबर। बात है कि केज माने पिंजड़ा। विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट। ये बात आज इस्तेमाल करेंगे, उस दिन हमने जानबूझ के नहीं बताई थी। और उस दिन हमने डायग्राम बना के दिखा था। इस पूरे थोरेसिक केज या थोरेसिक चेंबर की हमने बाउंड्री बताई थी। देखे कौन याद रहेगा? इधर चीजों वेंट्रल कहते हैं। वेंट्रल साइड में क्या बनाई थी? स्टर्नम। दाई और बाई साइड में अपनी ये बनाई हो रिब्स। रिब्स। ये पढ़ा चुके ना? यस सर। याद आ रहा? और पीछे साइड में बनाई थी वर्टेब्रल कॉलम। तो ये अभी तक जब से नीट हुआ तब से 2 बार आ चुका है कि थोरेसिक केज की बाउंड्रीज बताओ। लिखा है थोरेसिक चेंबर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाई, बताओ पीठ की तरफ क्या होंगी? वर्टेब्रल कॉलम। चलो वेंट्रली बाई, इधर साइड में क्या होगी? स्टर्नम। और दाई और बाई साइड बाई अर्थात दाएं बाएं को लेटरल कहते हैं, क्या होगी? रिब्स होंगी ना। और इधर साइड में आज जब डायग्राम बनाएंगे, नीचे साइड में लोअर साइड में गुंबद नुमा डोम शेप्ड क्या होता है? डायफ्राम होता है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that, ये वाली बात आज हम यही हेडिंग जब पढ़ाने जा रहे थे ना कि हमने कहा एनाटॉमी पूरी पढ़ा चुके, आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तब इस सेंटेंस का हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, ये सारे स्टेप ऑलरेडी पढ़े। जब हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वाली बात कही थी तो कहा था फिजियोलॉजी का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्रीदिंग। दूसरा नाम क्या बोला था? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन किसी को याद आ रहा? हालांकि हमने उसके भी 2 पार्ट किए थे, इंस्पिरेशन और अच्छा दूसरी। फिर क्या कहा था? लंग्स में एयर आ गई तो लंग्स से निकालकर उस एयर को, ऑक्सीजन को कहाँ भेजेंगे? एल्विलाई में। और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल, तो इसको क्या कहा था? ये दूसरा हमने इसका नाम दिया था गैसियस एक्सचेंज। याद आ रहा? फिर ब्लड में आई ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ पहुंचाना, आयात निर्यात अर्थात ट्रांसपोर्टेशन नाम दिया था। फिर ब्लड में से ऑक्सीजन निकालकर सेल में, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर फिर से ब्लड में लेना, हमने ये कहा था क्या? फिर से यहाँ नाम दिया था गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। और फिर अंत में उस ऑक्सीजन द्वारा क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात सेल के अंदर जो कुछ होता है उसको हमने नाम दिया था सेलुलर रिस्पायरेशन। पक्का? लेकिन ये कहा था ये यहाँ नहीं पढ़ते हैं हम लोग, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। अब मुख्य हेडिंग शुरू होने जा रही जो आज हमें नए सिरे से पढ़ानी थी कि पूरी एनाटॉमी खत्म हो गई। अब हम तुम्हें बताना चाह रहे फिजियोलॉजी का पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो हम पहले पढ़ा दें, फिर हम लोग इसको अंडरलाइन करके एक बार नजर भी डाल लेंगे। देखो, फिजियोलॉजी का पहला स्टेप था ब्रीदिंग कह दें या पल्मोनरी वेंटिलेशन कह दें। और वेंटिलेशन माने होता है सिंपली हवा फूंकना। तो हमें लगता है कि हम फेफड़ों में, लंग्स में हवा फूंकने जा रहे हैं। ठीक, हवा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा किसी क्लासरूम में भी जो पीछे बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, लोग कहते हैं वेंटिलेटर चला दो, वेंटिलेटर। तो उसका भी काम है कि कमरे में से हवा को बाहर भेजना, हवा का सर्कुलेशन मेंटेन करना। हालांकि हम जब तुम्हें ये ब्रीदिंग पढ़ाएंगे 2 प्रकार का पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे
क्वाइट ब्रीदिंग, पूरा ना लिखें, हम इतना ही लिख दें। एक पढ़ाएंगे क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है शांत भाव से सांस लेना। जैसे इस समय तुम पढ़ाई कर रहे हैं, सांसें अपने आप चल रही, तो ये जो तुम्हारी सांस ले रहे हो इसको क्वाइट ब्रीदिंग ही कहते हैं। और एक तुम्हें और पढ़ाएंगे, जैसा कि हम लोग कभी कभी बाबा रामदेव के चक्कर में फंस जाए। जब बाबा रामदेव सांस चलवाते हैं तो ऐसे चलाते हैं, मान लग रहा जान निकल जाएगी, कलेजा बाहर आ जाएगा ना। गहरी गहरी सांस लेते हैं, चाहे तो उसको हम फोर्स्ड ब्रीदिंग कहते हैं। हम जानबूझ के हेडिंग बनाते हैं नई नई, जिससे चीजें याद आ जाएं सुनते ही। चाहे उसको फोर्स्ड ब्रीदिंग कह दें कि ताकत लगा के सांस ले रहे हैं, या उसको डीप ब्रीदिंग कह लें, गहरी सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो प्रकार का ब्रीदिंग पाएंगे। और हम तुम्हें बताएंगे अभी कि जब भी कोई सांस लेता है, पहले चलो इसकी बात करते हैं क्वाइट ब्रीदिंग की। कई बार तुमने देखा हो कुछ लोग गांव में खटिया डाल के मान लो सो रहे, मुंह खोले सो रहे थे, मक्खी 3 बार अंदर बाहर आ जा रही, भगा नहीं रहे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं बाबा निकल लिए, चप गए, मतलब खत्म हो गए, मरमरा तो नहीं गए। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके पेट की तरफ ध्यान देते हैं, और अगर उनका पेट हिलडुल्ला आगे पीछे हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं अभी जिंदा है। एक बार हम बताएं तुम्हें, हम लखनऊ में एक जगह है कुकरेल, वहाँ मगरमच्छ बहुत थे, और देखने गए जब MBBS कर रहे थे तब। 3 घंटे कम से कम हम कुकरेल में घूमे होंगे। एक मगरमच्छ तालाब किनारे बैठा, ऐसे मुंह फैलाए हवा में, मुंह खोले बैठा धूप में, और हम लौट आए, वो बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठा रहा। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि लकड़ी का बना हुआ रखा है, कि ये प्लास्टिक बना हुआ रखा है, कि जिंदा है, इसके पास जाएं कि ना जाएं। तो वो पेट पर नजर पड़ गई और देखा उसका पेट अंदर बाहर हो रहा है, तुरंत समझ गए जिंदा है कमबख्त। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम शांत भाव से सांस लेते हैं तो हमारा एब्डोमेन आगे पीछे होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए जल्दबाजी में इसको कभी कभी ये भी कह दिया जाता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें एब्डोमेन आगे पीछे चलता है। लेकिन जब गहरी सांस लेते हैं, है ना, हम तो बताएं, एक बार हमने पिक्चर आ रही थी टीवी पे, कर्ण अर्जुन, और कर्ण अर्जुन पिक्चर में क्या सीन चल रहा था, गाना है जाती हूं मैं जल्दी है क्या, शुरू ही होने वाला था। तो हमने देखा कि भाई साहब और बहन जी, हीरो हीरोइन मतलब, ऐसे आपस में चिपके, और एक ढलान था पहाड़ी का हल्का सा, उस पर ऐसे लुढ़कते जा रहे, ऐसे मतलब कैसे बताएं तुम्हें, लुढ़कते हुए जा रहे थे नीचे की तरफ। और फिर जब लुढ़कना बंद हुए तो काजल ऐसे कर रही थी, तब जाके कहीं गाना शुरू हुआ, और हम घूर घूर के देख रहे थे। पीछे से आ गई पत्नी झाड़ू लेके, क्या देख रहे हो तुम? तो हमने कहा देख नहीं रही हूँ, थोरेसिक ब्रीदिंग दिखाया जा रहा। बच गए उस दिन। तो हम बताएं, जब गहरी सांस लेते हैं तो ये चेस्ट आगे पीछे होता है, थोरैक्स आगे पीछे होता है, इसलिए याद रहेगा कि इसको कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक, खैर, ब्रीदिंग कोई भी हो, स्टेप 2 ही होते हैं। एक तरफ होता है फेफड़ों में सांस अंदर भेजना, अर्थात इंस्पिरेशन, और दूसरा स्टेप होता है सांस बाहर भेजना, अर्थात ये देखना। ठीक, अगले पेज पर जगह ले लें, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। जैसे हमने तुमसे कहा था कि ये है मान लो हमारे लंग्स, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही बनाए दे रहे, चलो। और ये है सेल। तो पहला स्टेप
फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला स्टेप है कि ये जो एयर यहां भरी है, जो हमारे चारों तरफ हवा है, इसी को वातावरण कहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आउटसाइड द बॉडी, हमारे आसपास जो कुछ है वही हमारा वातावरण है। इस एटमॉस्फेरिक एयर को इस रास्ते से, पैसेज से, एयर पैसेज से होते 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 हमारे का तो पहला उद्देश्य है यहां तक लाना। इन माने अंदर, इस हवा को अंदर लाने को ही कहते हैं इंस्पिरेशन। और फिर इस लंग्स में जो भी गंदी गैस भरी है, CO2 रिच गैस भरी है, इसी पैसेज से होते होते एग्जिट द्वारा बाहर निकालना, ये दूसरा स्टेप होगा एक्सपायरेशन। और दोनों को मिला के वन ब्रीथ, वन श्वास कहा करेंगे। लेकिन सोच के देखो, हम तुम्हें कहा करते हैं कि फेफड़े के अंदर हवा कैसे जाएगी। अब एक फेफड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए सपोज करना कि ये है मेरा एक फेफड़ा, लंग। सोचो, थोड़ी देर के लिए इसी को मान लेना, ये तो एब्डोमेन हो गया, कोई बात नहीं, ये थोरैक्स हो गया। अब देखो, थोरैक्स बनाए, उसके अंदर फेफड़ा बनाए, उसके अंदर पड़ाए, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इस थोरैसिक कैविटी को ही एक लंग मान लो, सपोज करो, और यहां कहीं एयर भरी है और हम चाहते हैं कि हवा अंदर चली जाए, इंस्पिरेशन हो जाए। कैसे मूव करेगी? तो हम तुम्हें कहा करते हैं कि दुनिया की प्रत्येक चीज किधर से किधर मूव करती है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव, हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। और तुमको किसके हायर से किसके लोअर तरफ, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हम पढ़ क्या चीज रहे। अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी किधर मूव करेगी तो कहोगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हीट किधर मूव करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। पानी किधर मूव करेगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ। नमक किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन वाला जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें नमक ज्यादा होगा। फुटबॉल किधर जाएगी, हायर पहाड़ी से लोअर पहाड़ी की तरफ, हायर लेवल से लोअर लेवल तरफ। गैस किधर जाती है, तो गैस तो हमेशा प्रेशर की वजह से मूव करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाती है। किसी की साइकिल के पहिया में कभी आलपिन चुभो के देखना, गैस हमेशा, हवा हमेशा पहिया से बाहर ही आएगी। तो हम चाहते हैं इंस्पिरेशन हो जाए, इसके लिए जरूरी है तब हवा अंदर आएगी। इनकी इंस्पिरेशन तभी हो सकता है जब बाहर की तुलना में अंदर प्रेशर कम हो जाए। चलो, बाहर कितना है, केमिस्ट्री में एक शब्द सुना है, STT, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 760 mmHg। कितना होता है, 760 mmHg। कोई समझता है इसको, बोलो। यस सर। अब हम चाहते हैं हमारे लंग्स के अंदर अब हवा पहुंच जाए, इंस्पिरेशन हो जाए। इंस्पिरेशन तभी होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में लंग्स के अंदर का प्रेशर, अर्थात इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। कैसे कम करें, कैसे कम करें? तो हम तुम्हें बताया करते हैं कि साइकिल में हवा भरी हमने, अगर थोड़ी हवा ज्यादा हो गई या कार में हवा ज्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं, छुच्ची दबाते हैं, फालतू गैस बाहर निकाल देते हैं, सामान्य हवा प्रेशर सामान्य हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अपनी थोरेसिक केज में कोई ऐसे सिरिंज फूंक दें और थोड़ी हवा निकाल के बाहर कर दें तो यहां प्रेशर कम हो जाए बाहर की तुलना में और इंस्पिरेशन हो जाए। हम ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर लंग्स के अंदर प्रेशर घटाएं कैसे? अगर तुमने केमिस्ट्री में वाइल्स लॉ पढ़ा हो, क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कहा यह जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी कैविटी का अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वहां का प्रेशर घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दे तो प्रेशर घट जाएगा। नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आयतन बढ़ाओगे तो उस जगह का प्रेशर घट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस थोरेसिक कैविटी का किसी तरह हम वॉल्यूम बढ़ा दें, आयतन बढ़ा दें। वॉल्यूम किसको कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को कहते हैं। तो यहां हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल चेंज करना है, देखते रहना।
होता क्या है कि ये है एक पार्टीशन थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच, और इसका नाम सब लोगों को पता है, डायफ्राम इसका नाम था, ठीक है। और हम तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल छाता जैसा होता है। बरसात में जो छाता लेके चलते हैं तो उसका जो कपड़ा है वो ऐसा लगता है किसी मंदिर मस्जिद के गुंबद नुमा होता है, डोम शेप्ड होता है, ठीक। डोम शेप्ड होता है डायफ्राम। लेकिन सोचो कभी अगर छाता की सारी तीलियां, 2 तीली हम पकड़ लें, 2 तीली राशिद पकड़ ले, 2 तीली केशव सर पकड़ ले, 2 तीली साहिल सर पकड़ ले, सब लोग तीलियां पकड़ के खींचे तो क्या होगा? छाता का कपड़ा और भी डोम शेप्ड हो जाएगा कि फ्लैट हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पेट को समझो, ये मेरा पेट डोम शेप्ड है, अगर हम शर्ट को पकड़ के दोनों साइड कस के खींचें तो ये तोंद और निकल आएगी, फ्लैट हो जाएगा? सीधा हो गया, ये तो फ्लैट हो जाएगा ना। तो एक तो यही होता है कि ये जो डायफ्राम होता है, जो कि यूजुअली या कह सकते हो विश्राम की अवस्था में अर्थात रिलैक्स्ड स्टेट में जो कि डोम शेप्ड होता है, जब इसको इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ऐसे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। और सपोज करो कि ऐसे के बजाय ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि जो डायमीटर पहले इस थोरेसिक केज का डायमीटर यहां से लेकर यहां तक था, अगर इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, संकुचन हो जाए, तो ये खिसक के यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो डायमीटर पहले यहां से यहां तक था वो इतना और बढ़ जाएगा। पता तुम्हें, हम तुमसे बता भी चुके थे कि दुनिया के सारे जानवर 4 व्हीलर से चलते हैं, क्वाड्रूपेड्स होते हैं। और जब 4 व्हीलर से चलते हैं तो इधर की चीजों को अगाड़ा, इधर की चीजों को पिछाड़ा कहते थे, इधर की चीजों को एंटीरियर, इधर की चीजों को पोस्टीरियर। वो तो ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसने बाइपीडल लोकोमोशन को अपना लिया, सिर्फ 2 पैर से चलने लगा, सीधा खड़ा हो गया, इरेक्ट पोस्चर अपनाया। चीजें वही हैं, बस हम लोगों में शब्द बदल जाता है। ऊपर की चीजों को फिर सुपीरियर कहने लगे, नीचे की चीजों को इन्फीरियर कहने लगे। जो चीजें कल तक वेंट्रल कहलाती थी वो हम लोगों में फ्रंट कहलाने लगा, जो चीजें कल तक डॉर्सल कहलाती थी हम लोगों में वो चीज बैक कहलाने लगी। इधर क्या कहा था? एंटीरियर। इधर क्या कहा था? पोस्टीरियर। तो इस तरह से डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करा लिया, जिससे जो डायमीटर पहले यहां से लेकर यहां तक था वो डायमीटर लगता है इतना और बढ़ गया, टोटल यहां तक आ गया। इस तरह से हमने एक चीज बढ़ा ली, एंटीरो पोस्टीरियर। इधर एंटीरियर कहा था ना, इधर पोस्टीरियर कहा था, तो हमने लगता है अपनी थोरेसिक केज का इसे नाप के दिखाएं तो ऐसा लगता है थोरेसिक केज का पहले डायमीटर इतना था, अब इतना और बढ़ गया। इस तरह से एक तो हमने डायफ्राम की मदद से इस थोरेसिक कैविटी की एक चीज बढ़ा ली, लंबाई बढ़ा ली, अर्थात एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा लिया। ठीक, मेरा यही उद्देश्य है, लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, ऊंचाई बढ़ जाए, गुणनफल अर्थात रिजल्टेंट अर्थात वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक तो डायफ्राम इस तरह से करता है। दूसरी एक बात और बताएं, रिब्स अगर तुमने सुनी हो, चलो बना के दिखाते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था यहां पर एक हड्डी होती है टाई जैसी, ये अलग बात है। यहाँ ऐसी डुअल कर्वेचर वाली बोन जुड़ी होती है, कॉलर बोन या क्लेविकल कहते हैं। यहाँ पर ये दिखती भी है पतले लोगों में ना। इसके बाद इससे ऐसे जुड़ी होती है 12 जोड़ी पसलियां अर्थात रिब्स। 12 जोड़ी रिब्स होती है हम लोगों में से। और हम तुम्हें बताएंगे ये जो रिब होती हैं, बहुवचन लिख दे, अच्छा, इन्हीं को ना, इस रिब्स को कॉस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? COSTAE। रिब्स को कॉस्टी भी कहा जाता है बायोलॉजी में।
और तुम्हें एक बात बता चुके हैं कि इंटर माने होता है इन बिटवीन टू, कहीं पर भी इंटर लिखा हो। समझाने के लिए एक दिन कहा था कि मान लो जैसे तमाम सारी सेल्स हैं और कोई चूहा इन सेल्स के बीच में बैठा है, इन सेल्स के बीच में बैठा है अगर चूहा, तो इंटर माने होता है इन बिटवीन टू, तो इस चूहा को कहेंगे इंटर सेलुलर चूहा, इंटर सेलुलर चूहा। जो चीज हो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर स्पेस, जैसी कोई चीज हो। और मान लो कहीं चूहिया किसी सेल में फंस गई, ये तो ये अंदर बैठी है, तो इंट्रा माने होता है विद इन किसी चीज के अंदर, तो इसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर चूहिया। तो हम तुम्हें वही बताना चाह रहे थे कि चूंकि रिब्स को कॉस्टी कहते हैं और इसीलिए दो रिब्स के बीच की ये जो खाली जगह है, ये क्या कहना चाहिए इसको? कहना चाहिए इसको इंटर कॉस्टल खाली जगह, इंटरकॉस्टल खाली जगह, इंटरकॉस्टल स्पेस कहना चाहिए। पक्का? लेकिन हम तुम्हें बताएं जो लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, कहते भाई साहब चेस्ट पीस देना, चेस्ट पीस। अच्छा चलो हम लोग भी अपने कपड़े उतार दें, स्किन हटा भी दें, तो तुम भी जानते हो कि रिब्स और दो रिब्स के बीच खाली जगह नहीं होती। बकरा खाने वाले तो चेस्ट पीस खाते हैं, तो हड्डी थोड़ी खाते हैं, मांस खाते होंगे। अर्थात हम बताना ये चाहते हैं कि इन दो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। बना के दिखाएं क्या? इनके बीच में मसल्स होती हैं। अभी बनाना है, कौन बिगाड़े, सच्चाई से हटा दें। इनके बीच में होती हैं मसल्स, और मसल्स जो होती हैं लेयर के रूप में होती हैं। जैसे चाकू से हटाएं तो हमारी पहले टी शर्ट हट जाए, फिर चाकू डालें तो फिर बनियान हट जाए। अर्थात ऐसा लगता है मसल्स दो लेयर के रूप में होती हैं। स्किन के जस्ट नीचे जो पहले नंबर पे होती है उसको तो मान लो यहां बना दें, और इस लेयर को चाकू से अगर छुटा के हटाएं तो नीचे एक और लेयर निकलेगी। चूंकि डायग्राम के नीचे डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं इसलिए दूसरे में बनाए दे रहे हैं। ऐसा लगता है ये एक और लेयर भी होती है। तो चाकू से छुटाते समय जो पहले हटती है, इनकी बाहर की तरफ होती है, उसको पूरा नाम दिया जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। हाँ उसमें समझ नहीं आया, वो बीच बीच में बोल रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है सर। अच्छा भाई थोड़ी देर के लिए बीच में मत बोलना, बाद में हम जब हेडिंग पढ़ा दे तब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है? तो हम ये कह रहे थे कि दो रिब्स के बीच में खाली जगह होती है, खाली जगह को तो इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। सच्ची मुच्ची की बात यह है कि हमारी दो रिब्स के बीच में अगर खाली जगह होता तो हम लोग बाहर से ही झांक के अपने अंदर के फेफड़े देख सकते थे। खाली जगह नहीं होती, बेसिकली वहां पर मांसपेशी चिपकी होती है, मसल चिपकी होती है। लेकिन मसल दो लेयर के रूप में होती है। जैसे हम कपड़े पहने दो लेयर के रूप में, एक टी शर्ट नाम का कपड़ा, एक बनियान नाम का कपड़ा। बाहर कौन है? टी शर्ट, उसके अंदर कौन है? बनियान। तो ये जो मसल्स होती है, मसल है तो उसका नाम इंटरकॉस्टल मसल होगा। इंटर माने इन बिटवीन टू, टू कॉस्टी के बीच की मसल। लेकिन जो चाकू से छुटाएं तो जो पहले नंबर पे हटती है, बाहर की तरफ होती है, उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। और जो ये होती है अंदर की तरफ होती है, उसका नाम इसी से याद आ जाएगा, उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। ठीक? इस डायग्राम में थोड़ा मजा नहीं आया, चलो दूसरा बना के दिखाते हैं। ये जो मसल्स होती है क्या करती हैं, एक बार फिर समझना। थोड़ी देर के लिए मेरी उंगलियों को रिब्स मान लेना और इनके बीच में ये ऐसे मान लेना, इस रिमोट को मान लेना स्टर्नम, इसको स्टर्नम मान लेना। अब सोचो हम सांस लेंगे तो क्या होगा, देखना। अब नकली करके दिखाते हैं। तो बिल्कुल बकेट हैंडल की तरह, बाल्टी के हैंडल की तरह ऐसा लगता है। ये जो मोबाइल है, अर्थात ये जो रिमोट है जो एसी का, ऐसा लगता है ये जो स्टर्नम है, जब हम सांस लेते हैं तो देखो किधर जा रहा है, लगता है थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर चला जा रहा है। डायग्राम से समझाएं। अच्छा देखो भाई, डायग्राम से बताएं कि ये स्टर्नम जा कहाँ रहा है ना। देखो
थोड़ी देर के लिए महसूस करो, ये है मेरी बैकबोन, अर्थात ये है मेरी रीढ़ की हड्डी। मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। आगे क्या थी? स्टर्नम। ऐसे ही सिंपल सा डायग्राम बना दें। चलो ये है स्टर्नम। स्टर्नम को पीछे बैकबोन से कौन जोड़ता है? रिब्स। चलो ये बना दी एक हमने रिब, ये मान लो रिब बना दी, इसे जोड़ दी। कहना ये चाह रहे थे कि जब हम सांस ले रहे थे क्या हो रहा था? जब सांस अंदर जा रही थी तो ऐसा लगता था ये रिब इसको ऊपर ले जा रही थी, स्टर्नम को। ये खिसक के थोड़ा आगे आ जा रहा था, ऐसे थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, थोड़ा आगे भी चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक इस मेरे थोरेसिक केज की अपनी एक चौड़ाई थी। ऐसा लगता है पहले यहां से तक, यहां से लेकर यहां तक मान लो डायमीटर था, लेकिन डायमीटर अब ये यहां से यहां तक हो गया। पीठ की चीजों क्या कहते थे? डॉर्सल। इधर की चीजों क्या कहते थे? वेंट्रल। तो ऐसा लगता है इन मसल्स ने थोरेसिक केज को फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में भेजकर डॉर्सल से लेकर वेंट्रल तक का ये डायमीटर जो इतना होना चाहिए था इतना कर दिया। तो इस तरह से हमने अपनी थोरेसिक केज की चौड़ाई बढ़ा ली। डायफ्राम की मदद से हमने थोरेसिक केज की लंबाई बढ़ा ली। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के गुणनफल से ही तो आयतन चेंज हो जाता है, पक्का। लेकिन मसल तो दो दो प्रकार की बताई थी, इंटरकॉस्टल मसल तो दो दो बताई थी। याद रखने का तरीका ये है कि हम तुम्हें बताया करते हैं जो बाहर वाली मसल होती है थोरेसिक केज को हमेशा बाहर ले जाती है, अंदर वाली इंटरकास्टल मसल होती है थोरेसिक केज को अंदर लाती है। एक्चुअली मसल्स जो होती हैं वो चीजों को सदा अपनी तरफ घसीटती है। हाथ इधर जा रहा है तो इसकी वजह से नहीं जा रहा, ट्राइसेप्स की वजह से जा रहा है। पास में आ रहा है तो बाइसेप्स की वजह से आ रहा है। तो याद रहेगा, इस तरह से हमने क्या किया, अपनी थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ाया। तो तुमको अपने थोरेसिक केज के वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ता है? बढ़ाना तो आपको वॉल्यूम चाहिए था लंग्स का। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाता। लंग्स के अंदर प्रेशर घटेगा तब तो एयर अंदर जाएगी। तो हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, जैसे थोड़ी सी डायग्राम एक बना ही लें। मान लो ये हमने कहा था उस दिन थोरेसिक केज पढ़ाई थी जिस दिन, ध्यान करो, मीडियास्टनम भी बनाया था जिस दिन, यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन भी तो बनाई थी। चाहे एक इधर पढ़ा दे चाहे इधर, एक ही तरफ पढ़ाते रहे। फिर हमने ये भी कहा था कि भगवान ने जब फेफड़ा धसाया था तो ऐसा हो गया था, लंग धस के अंदर आ गया था। ये प्लूरा लंग के ऊपर भी चिपक गई थी। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि ये जो कैविटी है बेसिकली हम डायरेक्ट अपने लंग को एक्सपेंड नहीं करा सकते, वो अंदर है, वो इंटरनल ऑर्गन है। तो सच्चाई ये है कि हम अपनी थोरेसिक केज को इन मसल्स के दम पे थोरेसिक केज को एक्सपेंड करते हैं। और जब थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग अपने आप एक्सपेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस थोरेसिक केज की दीवार और लंग के बीच की जो स्पेस है ये होता है एयर टाइट। कैसा होता है? एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब होता है ना कहीं से हवा या प्रेशर आ सकती है ना जा सकती है। जैसे हवाई जहाज में यात्रा करो तो, क्योंकि तुम भी जाते हो, जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हवा का दबाव कम होने लगता है। हवाई जहाज में यात्रा करो तो लगता है कान में दर्द होने लगा, सिर फट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर घटने लगता है। तो वहां के तब भी उसके हवाई जहाज गेट ऐसे बनाए जाते हैं कि बाहर का प्रेशर अंदर, अंदर का प्रेशर बाहर ना जाने पाए। छोड़ो, अगर एयर टाइट मतलब नहीं समझ पाए तो फिर समझो। जैसे तुमने कभी बचपन में हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा फुलाया हो, कई बार हम लोग गुब्बारा फुला रहे होते हैं, धोखे से फूट जाता है, फिर क्या करते हैं, उसका टुकड़ा उठाते हैं, उसकी झिल्ली ऐसे मुंह पे लगाते हैं। ऐसे बनाया कभी बचपन में? तो करते क्या है हम बेसिकली जब गुब्बारे की मेम्ब्रेन ली और अपने लिप्स के मार्जिन पर किनारे किनारे ऐसे चिपकाते हैं कि कहीं साइड से हवा ना घुस जाए।
फिर हम अपनी थोरेसिक केज के अंदर का, बक्कल कैविटी के अंदर का ऐसे प्रेशर घटाते हैं। जितना प्रेशर अंदर घसीट लेते हैं, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है अंदर अंदर। इससे चूंकि गुब्बारे की झिल्ली, बाहर प्रेशर हो गया ज्यादा, मुंह के अंदर का प्रेशर हो गया कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करना चाहती है, साथ में गुब्बारे की झिल्ली भी मूव कर जाती है, और हम जितनी हवा अंदर गई उसी को ऐसे ट्रैप कर लेते हैं और हमारे पास ऐसे बन जाती है चुटपुटिया। सोचो सोचो सोचो, एयर टाइट अगर मामला ना होता, सोचो जरा, जैसे झिल्ली चिपका के हम चुटपुटिया बना रहे थे, अगर पड़ोसी उस झिल्ली में आलपिन चुभो दे अर्थात छेद कर दे, फिर हम ऐसे घसीटेंगे, चुटपुटिया बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर नहीं बनेगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर आ जाएगा, बाहर की एयर डायरेक्ट अंदर आ जाएगी, एयर टाइट वाली बात खत्म हो जाएगी। तो सच्चाई यही है। हाँ बेटा बोलो, कोई एयर टाइट नहीं समझ पाया? अच्छा अच्छा, थर्मस जानती हो, जिसमें चाय गर्म बनी रहती है? इसका क्या मतलब होता है कि थर्मस के अंदर जो चाय है उसकी हीट थर्मस की दीवार को भेदती हुई बाहर नहीं आ पाती, या कह दो बाहर की ठंडक थर्मस की दीवार को भेदती हुई अंदर नहीं जा पाती, इसलिए तो चाय गर्म बनी रहती। बोलो। ये समझ में आई, ये जो आप बताए कि ये जो स्पेस रहता है उसी की वजह से वो मतलब थोड़ी सी कैविटी बढ़ती है तो लंग्स अपने आप बढ़ जाता है, ये नहीं समझ में आया। गुब्बारे की वो बनाई, फूटे हुए गुब्बारे की चुटपुटिया बनाई, यस सर। तो वो चुटपुटिया जब बनाते तो उंगली धसा के चुटपुटिया बनाते, ऐसे ही सक करते हो, सब करते हैं। सक करते हैं ना अंदर की तरफ। तो क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि तुम झिल्ली अपने होठों से चिपकाते हैं ना, ऐसे पकड़ खींच के, ये दैया बोलो, और ऐसे चिपकाते हैं कि हमारे मुंह में कहीं साइड से, ऊपर से, नीचे से कहीं हवा ना जाने पाए, इतने कस के चिपकाते हैं और फिर घसीटते हैं ऐसे। तो ऐसे करके एक्चुअली हमने दांतों से पकड़े झिल्ली नहीं घसीटी अंदर, हमने बक्कल कैविटी की हवा को अंदर घसीट लिया। और जब यहाँ अंदर एयर नहीं है तो प्रेशर नहीं है, अर्थात बक्कल कैविटी के अंदर प्रेशर बाहर की हवा की तुलना में कम हो जाता है। तो जो हवा है ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाना चाहती है, साथ में झिल्ली भी धस जाती है, और जितनी हवा अंदर आई अचानक उसी को पकड़ लेते हैं और गोल मटोल चुटपुटिया बन जाती है। ये तो कॉन्सेप्ट समझते हो? यस सर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अंदर का प्रेशर घट गया तो बाहर की हवा गई, इसलिए चुटपुटिया बन गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, हम इंजेक्शन से लंग्स के अंदर का प्रेशर निकाल नहीं सकते, भाई ज्यादा हवा निकाल दो। तो ये जो दीवार है, चेस्ट वाल है, ये चूंकि लाइन डॉट डॉट बनी, इससे ये मत समझना कि ये फटी हुई मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है, डॉट डॉट करके बनाई है। होता क्या कि जब हम अपने लंग्स को एक्सपेंड करते, फैलाते मसल्स की मदद से, चाहे वो इंटरकॉस्टल मसल रही हो, जब हम थोरेसिक केज को एक्सपेंड करते हैं, चाहे वो इंटरकॉस्टल मसल रही हो और चाहे वो डायफ्राम रही हो, तो थोरेसिक केज का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ा तो क्या होगा, बायल्स लॉ के अनुसार प्रेशर घटेगा, पक्का। लेकिन जैसे ही यहां पर प्रेशर घटता है, अरे दैया कैसे समझाएं, जैसे ही ये प्रेशर चेस्ट वाल बाहर आएगी, तो चूंकि ये चेस्ट वाल एयर टाइट है, ये बीच की कैविटी एयर टाइट है, इसमें कहीं कोई छेद नहीं है, बाहर से हवा आ नहीं सकती है और अंदर की हवा बाहर जा नहीं सकती है। तो जब ये दीवार एक्सपेंड होती है तो यहाँ का आयतन बढ़ता है, मतलब प्रेशर घटता है। उस प्रेशर की वजह से ये लंग्स भी खींचे चले आते हैं, लंग्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं, बहुत अच्छा नहीं आया? बोलो भाई, किसी को समझ आ रहा हम क्या कह रहे हैं? दीप्ति, हम अपने लंग्स, हम अपने फेफड़ा फुलाते हैं कि वास्तव में जो पूरी थोरेसिक चेंबर है इसकी दीवार को फैलाते हैं? हम बेसिकली दीवार को फैलाते हैं मसल्स की मदद से, मसल्स की मदद से। और जब दीवार फैलती है तो वहां का थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और कहीं प्रेशर कम हो जाए तो उसके, चूंकि यहाँ का जैसे ही प्रेशर कम होता है तो उस प्रेशर का एक सक्शन पैदा हो जाता है। जैसे मान लो हम कोई कागज यहाँ रखा हो हमारे हाथ में, हल्का टुकड़ा, उसको पकड़ के ना भी खींचे, हम सिर्फ उसके सामने ऐसे करें तो भी हो सकता है मेरी तरफ खिंचा चला है सक्शन की वजह से। अभी भी नहीं समझ आया?
तो जब हाँ, ये सब समझ में। थोरेसिक केज को हाँ, yes, एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ प्रेशर घट जाता है, वो प्रेशर खिंचाव पैदा करता है जिससे लंग्स अपने आप एक्सपेंड कर जाते हैं। लंग्स को डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कराया जा सकता है। तो हम यही कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम थोरेसिक केज को, कभी कभी सवाल तुमसे पूछा जाता है ऐसे, तुमने अगर देखा हो कार लोग चलाते हैं, कहा जाता है भाई सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि मान लो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही, अचानक सामने वाले ऑब्जेक्ट से वो टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं कि कार जब एक्सीडेंट होता है तो लोग हेड इंजरी से कम मरते हैं, किसी और वजह से मर जाते हैं। क्या वजह? अचानक मान लो 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चल रही थी, कहीं सामने किसी चीज से टकरा गई, तो ज्यादातर कार ड्राइवर जो होते हैं उनका जो चेस्ट होता है वो स्टीयरिंग से टकरा जाता है, और इतना भयानक स्टीयरिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, चेस्ट पर स्टीयरिंग का इम्पैक्ट पड़ता है कि ये पर्दा फट जाता है, डायफ्राम फट जाता है, ये डायफ्राम फट जाता है। वही होगा जैसे चुटपुटिया बनाते समय पड़ोसी के लड़के ने झिल्ली में आलपिन चुभो दिया था, तो झिल्ली और जो मुंह के अंदर का पोर्शन जो एयर टाइट बनाया था तो वो बेकार हो गया। अब तुम हवा घसीटोगे अंदर तो छेद से हवा चली जाएगी, चुटपुटिया नहीं बनेगी। तो वैसे ही होता है कि अब ये डायफ्राम अगर यहाँ नीचे आया भी तो एब्डोमेन की हवा यहाँ आ जाएगी, नतीजा यहाँ एयर प्रेशर ये घटने नहीं देगा और लंग्स एक्सपेंड नहीं करेंगे, इंसान की सांसें बंद हो जाएंगी अर्थात मर जाएगा। तो खूब सवाल ही पूछा जाता है कि कार एक्सीडेंट में किसी इंसान का कार एक्सीडेंट हो गया, कोई हेड इंजरी नहीं, कहीं कोई शरीर में ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर भी अचानक मर गया, सडन डेथ का कारण क्या हो सकता है? आंसर है रप्चर ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम फट जाता है। आसान तो ना? इस तरह से तो हम तुम्हें यही बताना चाहते थे। चलो वापस आते हैं जहां पे थे, यहाँ पे कि हम तुम्हें पहले क्वाइट ब्रीदिंग अर्थात शांत भाव से सांस लेना पढ़ाने जा रहे हैं। और क्वाइट ब्रीदिंग में पहला स्टेप है इंस्पिरेशन। ये तभी फेफड़ों के अंदर तभी हवा आएगी जब तुम कहो कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, जगह नहीं ज्यादा नहीं लिखेंगे, कम हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कितना कम किया था हमने? जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को जब पढ़ाया था तब थोड़ा कहा था, ये जरूरत नहीं कि कितना कम होता है, लेकिन हम तुम्हें बताएं, याद रखने का ऐसी सिंपल सी वैल्यू है, बिल्कुल जरूरत नहीं उसकी। अगर तुम्हें सांस अंदर भेजनी है तो जरूरत बिल्कुल नहीं, हम जो वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो तुम ऐसे समझ लिया करना कि प्लस माइनस 3 mmHg हो जाता है। इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए। प्लस माइनस 3 का क्या मतलब है? जैसे अगर तुम सांस को अंदर भेजना चाहते हो तो हम तुमसे पूछें कि बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंस्पिरेशन के दौरान इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होगा? तो तुम जानते हो प्रेशर कम होना चाहिए। बाहर अगर 760 है तो 760 में से -3 कर देना, यानी कि 750 कितना, 3 घटाएंगे कितना हो गया, इतने mmHg के आसपास होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा, 760 mmHg कम हो जाएगा। अगर कोई नहीं कहे कि सांस हमें अर्थात एयर हमें बाहर निकालनी है, एक्सप्रेशन करना है, गैस तो हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर जाती है, तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू में 3 जोड़ देना, यानी कि 763 mmHg बोल दिया करना। क्वाइट ब्रीदिंग में ऐसा होता है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए कि लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाता है, बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है, कितना घट जाता है, आइडिया देने के लिए। तो हम यही कह रहे थे कि क्वाइट ब्रीदिंग का पहला स्टेप, क्वाइट ब्रीदिंग तब, इंस्पिरेशन तब होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर अर्थात इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। पहला पॉइंट, इंस्पिरेशन हम तुमसे कहेंगे एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है। सुन लेना हमारी बात, कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्योंकि बायोलॉजी में हमेशा एक्टिव प्रोसेस उसको कहा जाता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। एनर्जी खर्च क्यों होती है? क्योंकि कार्य के बदले में एनर्जी, क्योंकि यहां मसल्स इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी? अभी तो बताया था
एक मसल बताई थी डायफ्राम, जिसकी वजह से एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा था, डायफ्राम। और दूसरी अभी बताई थी इंटरकॉस्टल, पूरा नाम था, चलो पहले इतना लिख दे इंटरकॉस्टल मसल। हाँ, अगर हम पूछें कि चूंकि इंस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, इंस्पिरेशन में कौन सी इंटरकॉस्टल इस्तेमाल होगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल या इंटरनल इंटरकॉस्टल, तो हमने कहा था याद रखने का तरीका है कि बाहर वाली पिंजड़े को बाहर ले जाती है, अंदर वाली पिंजड़े को अंदर घसीटती है। अगर तुम सांस अंदर भेजना चाहते हो, इंस्पिरेशन करना चाहते हो, तो पिंजड़े को बाहर ले जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्थात प्रेशर घटेगा। ये दो मसल। हाँ, ये अलग बात है कि पूरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करने में अकेले 75% रोल इसका होता है, इसलिए इसको मुख्य मसल कहा जाता है, मेजर मसल ऑफ इंस्पिरेशन कहा जाता है। ये बातें हो गई खत्म। अब हम तुम्हें एक बात बताएं एक्सपायरेशन के बारे में, अभी पढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। अब बात आई ये एक्सपायरेशन कैसे होता है, तो बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें तो हम लिखते हैं पहला पॉइंट यही कि एक्सपायरेशन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मांसपेशियां इस्तेमाल नहीं होती, नो मसल इन्वॉल्वमेंट। तो फिर सांस बाहर कैसे जाती है? बिल्कुल वही होता है जैसे किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचना पड़ता है, किसी रबर बैंड को पकड़ के खींचना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती, छोड़ दो पुरानी अवस्था में खुद आ जाती। एक शब्द सुना हो इलास्टिक रिकॉइल, तो ऐसा ही है, हमें चेस्ट वाल को ताकत लगा के एक्सपेंड तो कराना पड़ता है, छोड़ दो ये पुरानी अवस्था में अपने आप आ जाता है, इसलिए सांस अपने आप निकल जाती है और हो जाता है ये वाला ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग। सब कुछ ऐसा ही है इस ब्रीदिंग में भी। अगर हम तुम्हें ये वाला ब्रीदिंग पढ़ाएं, फोर्स्ड ब्रीदिंग पढ़ाएं, चलो इसकी बात सुन लो 2 मिनट के लिए, कुछ भी अलग। हाँ बोलो भाई, बोलो। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरनल मसल के साथ एक्सटर्नल मसल्स का भी यूज होता है। ये तो तुम बताओ कि हम तुमसे पूछें इंस्पायरेशन में होता है सर। कौन सी मसल इस्तेमाल होगी, सांस अंदर भेजनी है, कौन सी मसल इस्तेमाल होगी, दो इंटरकास्टल में से कौन सी इस्तेमाल होगी? इंटरनल। नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अभी कहा था कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल चेस्ट वाल को, याद रखने का तरीका है, बाहर वाली इंटरकास्टल मसल चेस्ट वाल को बाहर की तरफ ले जाती है, और जब चेस्ट वाल बाहर जाएगी तभी अंदर का आयतन बढ़ेगा, अर्थात प्रेशर घटेगा। जैसे ही अंदर प्रेशर कम हुआ, सांस अपने आप अंदर जाएगी। तो जो थोरेसिक केज का आयतन बढ़ाती है वो एक्सटर्नल इंटरकास्टल है। तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ही इस्तेमाल होती है, बस। तो सर एक्सपायरेशन में इंटरनल कॉस्टल मसल भी यूज होना चाहिए। अध्यापक इसलिए दूसरी हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी हेडिंग कौन सी है? दूसरी हेडिंग कौन सी? फोर्स्ड ब्रीदिंग। अब यही तो अंतर दिखाएंगे दोनों का। अब देखो जरा, पहलू 2 ही हैं। फोर्स्ड ब्रीदिंग पढ़ें चाहे हम वो पढ़ें, स्टेप 2 ही हमें पढ़ाने हैं। कौन कौन से? एक बार सांस अंदर जाएगी, एक बार सांस बाहर आएगी, अर्थात इंस्पायरेशन पढ़ेंगे और एक्सपायरेशन पढ़ेंगे। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आज हमें सामान्य की तुलना में, रोज की तुलना में गहरी सांस लेनी। देखना जरा, एक्टिव प्रोसेस भी रहेगा, एनर्जी भी खर्च होगी। एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं जिसमें एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी खर्च क्यों होती? क्योंकि यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कौन कौन सी मुख्य मसल बताई थी क्वाइट ब्रीदिंग के समय? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ तक तो सब कुछ वैसा ही है, देखते रहना। अर्थात फोर्स ब्रीदिंग का, गहरी सांस लेने का या ताकत के साथ सांस लेते हैं तब जो इंस्पिरेशन होता है, ये भी ऐसा ही होता है, एक्टिव प्रोसेस ही होता है।
क्योंकि इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। क्यों एनर्जी खर्च होती है? मसल्स का इस्तेमाल होता है, मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? दो तो ऑलरेडी बता चुके थे, डायफ्राम और अभी बता रहे, यहां तक तो पहले ही बात कर चुके थे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो फिर अंतर क्या हुआ? आज तुम्हें बहुत गहरी सांस लेनी है भाई, गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है या फोर्स ब्रीदिंग करना, ताकत के साथ सांस लेनी है। ऐसे नहीं रोज इतना नहीं करना, ऐसे नहीं लेनी, आज ऐसे लेनी, खूब गहरी सांस लेनी है ना। तो क्या करें फिर? चलो अच्छा एक डायग्राम से बनाते हैं। देखो ये जो डायग्राम हमने बनाया था इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लें, यहां से गौर से सोचो। मान लो ये है हमारा स्कल, यहीं कहीं कान वान होंगे हमारे, ठीक। जब तुम डॉक्टर बनोगे तो ये जो कान है, ईयर पिन्ना, इसके पीछे एक हड्डी होती है, यहां पर किसी हड्डी का ये प्रोसेस होता है, मैस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, अभी सुनने की जरूरत नहीं तुम्हें। यहां से एक मसल निकलती है और वो मसल इस बोन से निकलकर कुछ फाइबर उसके स्टर्नम से जुड़ जाते हैं और कुछ फाइबर ऐसे क्लेविकल से जुड़ जाते हैं। इसलिए इस मसल को कहते हैं स्टर्नम से भी जुड़ी, क्लेविकल से भी जुड़ी, मैस्टॉइड प्रोसेस से भी जुड़ी। पूरा नाम बहुत लंबा है, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्टर्नोमैस्टॉइड भी कह दिया जाता है। सुनते रहे ना, स्टर्नोमैस्टॉइड मसल कह दिया जाता है। ये दिखाई पड़ती है, देखो अगर हम ताकत लगा, जैसे यहाँ पर अगर देखें ये उभरी उभरी लग रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिख रही। अब उसमें कैसे था, चलो मेरे हाथ को मान लेना कि ये कान के पीछे से जुड़ा है और यहाँ स्टर्नम तक जुड़ा है, और सोचो मेरे हाथ में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा, तो देखना, महसूस करना। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चेस्ट वाल को देखना क्या हो रहा, लगता है थोरेसिक कुछ ज्यादा ही ऊपर और आगे चली जा रही ना। और जितनी थोरेसिक केज फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिस थोरेसिक केज का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाएगा, सांस में हवा उतनी अंदर आएगी ना। तो इस तरह से सब कुछ तो वैसे ही रहता है, लेकिन जब हम फोर्स ब्रीदिंग करते हैं तो एक मसल और बढ़ जाती है। बहुत जरूरत नहीं है इसका नाम पढ़ने की, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे एनसीईआरटी ने उसकी जगह पर क्या लिख दिया है। एक मसल और बढ़ जाती है, स्टर्नोमैस्टॉइड। इस तरह से, इतना सिर्फ नाटक है अलग से। अच्छा, फोर्स्ड ब्रीदिंग में जब सांस बाहर निकालते हैं, अर्थात जब एक्सपायरेशन करते हैं, तो खास बात है फोर्स्ड ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस होता है। कई बार देखा होगा जब हम लोग को कोई बच्चा नदी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है, तो उसकी टांगे दबाते हैं, उसकी खोपड़ी दबाते हैं, नहीं उसका पेट दबाते हैं। जैसे शायद होगा क्या, जब पेट दबाएंगे तो एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर या तो पीछे से निकल जाए पर्र से, अगर पीछे नहीं निकला तो एब्डोमेन का प्रेशर जाएगा कहाँ, वो जो डोम शेप्ड डायफ्राम था ना, उसको और ऊपर ऐसे पुश कर देगा। डायफ्राम ऊपर पुश हो गया, फेफड़ों के लिए जगह नहीं बची, वो बेचारे पिचक जाएंगे। फेफड़े पिचक गए अर्थात उनका वॉल्यूम कम हो गया, तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो सांस को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं यहाँ पर मसल्स इस्तेमाल होती हैं फोर्स ब्रीदिंग। कई बार देखो हवा फुलाते ऐसे कहते, ऐसे पेट पिचका के हम लोग, ये वाली इधर की चीज को क्या कहते थे, फ्रंट, इधर की चीज को क्या कहते थे, बैक। तो हम लोगों में इसलिए एक्सपायरेशन, फोर्स ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी क्यों खर्च होती है? क्योंकि मसल्स इस्तेमाल होती हैं। मसल्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? तो हम तुम्हें बता चुके हैं, मसल ऑफ
एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब तुमसे पूछें, चलो एब्डोमेन में तो अंदर घसीट लिया, थोरेसिक केज को अंदर घसीटेंगे तो कौन सी मसल इस्तेमाल होगी? इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो यहां पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इस्तेमाल होती है। इस तरह से होता कुल मिला के सांस का अंदर आना जाना, अर्थात पल्मोनरी वेंटिलेशन, या कह सकते हो ब्रीदिंग, ऐसे होता है। देखिए कौन समझ पाया? अच्छा, ब्रीदिंग का दूसरा नाम क्या बताया था? सब लोग बोले पल्मोनरी वेंटिलेशन। ऐसा लगता है नाम बताता है कि फेफड़ों में ऐसे हवा फूंकना ना, वेंटिलेशन माने हवा फूंकना। अच्छा ये बताओ, वेंटिलेशन चाहे दो प्रकार का हम जरूर पढ़ा रहे हैं। एक होता है वो शांत भाव से सांस लेना, जैसा कि हम लोग हमेशा ही लेते रहते हैं, और एक होता है योगा करते समय या दौड़ते समय या कुत्ता दौड़ाए उस समय सांस लेते हैं। तो जो योगा करते समय या कुत्ता दौड़ाए उस समय जो गहरी गहरी सांस लेते हैं, या कह सकते हो ताकत लगा के सांस लेते हैं, उसको तो हमने फोर्स ब्रीदिंग कहा था। और सामान्य दशा में जो सांस लेते हैं, शांत भाव से जो सांस लेते हैं, उसको हमने क्वाइट ब्रीदिंग कहा था। कोई भी ब्रीदिंग हो, कोई भी ब्रीदिंग हो, दोनों में से काम दो ही होने। एक बार सांस अंदर भेजनी अर्थात इंस्पायरेशन, एक बार बाहर भेजनी एक्सपायरेशन। अच्छा बताओ, सांस अंदर जाने के लिए क्या सबसे पहली कंडीशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। बाहर 0 कर दें तो अंदर वैल्यू माइनस में होनी, नेगेटिव में होनी चाहिए। बाहर 760 कर दिया तो अंदर जो है 757 अर्थात 760 से कम होना चाहिए। पक्का? क्या हम अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर डायरेक्टली कम ज़्यादा कर सकते? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़े? हमें अपनी थोरेसिक केज का प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, डायरेक्ट असर देखने को मिलता है लंग्स पर। तो थोरेसिक केज का हम प्रेशर भी नहीं डायरेक्ट चेंज करेंगे, बल्कि आयतन चेंज करेंगे। पक्का? कौन कौन सी मसल बताई थी? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कौन चेंज करेगा? डायफ्राम। डार्सो वेंट्रल डायफ्राम कौन डायमीटर कौन चेंज करेगा? इंटरकॉस्टल मसल। और इस तरह से आयतन बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, प्रेशर बढ़ा तो सांस अंदर जाएगी। तो ये सारी कहानी हम तुम्हें बता चुके थे। चलो एक बात बताएं, इस तरह से होती है कहानी। बहुत छोटी सी बात बताएं। हाँ बोलो। अच्छा सर मतलब क्वाइट ब्रीदिंग में इंटरनल कॉस्टल मसल्स नहीं इस्तेमाल होती। हाँ 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 हाँ, क्वाइट ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल नहीं इस्तेमाल होती, फोर्स्ड में होती। ठीक है ना? जैसे कोई स्प्रिंग है, पकड़ खींचोगे एक लेवल तक तो हो सकता है खुद ऐसे सिकुड़ के आ गई, इसके बाद भी उसको सिकुड़ना चाहते हो तो हो सकता है फिर तुम्हें ताकत लगानी पड़े। तो इस तरह से। अच्छा, तो इस तरह से एक बार सांस अंदर गई, एक बार सांस बाहर आई, और हम तुम्हें बताते हैं कि एक बार सांस अंदर चली जाए प्लस एक बार बाहर निकल जाए, इसी को मिला के वन ब्रीथ कहते हैं। और जब किसी काम को पर यूनिट टाइम किया जाता है कि 1 घंटे में कितना खेत साफ कर दिया, 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर दी, हालांकि ह्यूमन बॉडी की जो बातें की जाती है 1 घंटे में नहीं, हमेशा 1 मिनट के हिसाब से कही जाती है कि 1 मिनट में तुम्हारा दिल कितनी तेज धड़क रहा है, कितनी बार धड़क रहा है, 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हो, अर्थात नंबर ऑफ ब्रीथ्स जब हम पर मिनट देखने लगते हैं, तो जब किसी काम को पर यूनिट टाइम किया जाता है तो वो रेट बन जाता है, दर बन जाता है। यहाँ पूरा नाम होगा रेस्पिरेशन रेट, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे हार्ट रेट। अच्छा बताओ तो, एक एडल्ट मैन जो होता है, मैन क्या है, ह्यूमन क्या है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है? 12 से 16 बार सांसें लेता है 1 मिनट में। तो हमारी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हम लोग इतनी सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। कोई लोग 12 बार सांस लेते, कोई 13 बार, कोई 14, 15, 16। अच्छा, हम तुमसे यूं ही पूछें कि जो सांस लेने की 1 मिनट में कितनी सांसें लें कितनी ना लें, ये जो रेस्पिरेशन रेट है, एडल्ट में ज़्यादा होगी कि बच्चों में? बच्चों में। हाँ, क्योंकि हम तुम्हें बताया करते हैं बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं,
बड़े एक्टिव होते हैं, जब झूला में भी लेटे होते हैं तो हमेशा हाथ पैर चलाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। और जो जितना एक्टिव होगा ना, उसको एक्टिव रहने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो जितना एक्टिव होगा उसको एनर्जी बनाने के लिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे इंसान की दोनों चीजें ज्यादा होंगी, हार्ट रेट भी और रेस्पिरेशन रेट भी। तो जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट हम लोगों से ज़्यादा होती है। जैसे तुमने बच्चों को सुनी होगी, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका इंजन 140 बार धड़कता है 1 मिनट में, कहाँ हम लोगों का उनसे आधा, अर्थात मात्र 70 या 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, है ना। तुमने देखा भी होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लोग आलसी होते चले जाएंगे। तो जब हाथ पैर ज़्यादा चलाएंगे नहीं तो फिर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं। इसलिए एडल्ट की रेस्पिरेशन रेट कम होती। अच्छा, बस ऐसी मजाक में पूछें, महिलाओं की रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होती होगी पुरुषों की? मेल की? लेडीज की ज्यादा नहीं होती है। हम एक अपवाद हैं कि मोटे ताजे हैं, वरना सच्चाई है समाज में औरतें भारी भरकम होती हैं। पुरुष सूख के छुआरा हो जाते हैं, बिल्कुल 36 किलो के। पुरुष को दिन भर इधर उधर घूमने फिरने के लिए बनाया गया था, मेहनत मजदूरी करके आओ, पैसा कमा के लाओ। महिलाओं को घर के अंदर शांत रहने के लिए बनाया गया था। तो महिलाएं फिजिकली कम एक्टिव होती हैं, अर्थात रेस्पिरेशन रेट उनकी कम होती है ज़्यादातर। और पुरुष जो होते हैं ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, रेस्पिरेशन रेट उनकी ज़्यादा होती है। चलो खैर छोड़ो, ऐसे ही बताओ। मान लो चलो हम एक इंसान पे बात करें, क्लास पढ़ा रहे हैं, इस समय हमारी सांसें तेज चलेंगी कि दौड़ते भागते समय ज़्यादा तेज चलेंगी कि सोते समय चलेंगी? बोलो। सबसे कम रेस्पिरेशन रेट कब होगी? जब हम सोते समय। तो इस तरह तुम समझ गए कि रेस्पिरेशन रेट का क्या कैसे फर्क पड़ता है। बात समझते ना, रेस्पिरेशन रेट का ना। तो ये हमने तुम्हें यहाँ तक की बात बताई। क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तो जो कल कुछ हेडिंग अब कल ही पढ़ाएंगे, लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम क्या होते हैं, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। एक बार तुम अपने इस तरह से एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक ना। फिर हम तुम्हें कल या अगले लेक्चर में समझाएंगे इसको। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा, थोड़ा क्लास लेट हो गई थी, पहली क्लास लेट हो गई, इसलिए सारी लेट होती चली गई। तो ठीक है बच्चा, अभी इसको पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, फिर अगले लेक्चर में हमसे पूछना अगर कुछ ना समझ में आया तो, ठीक।